हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बिना टाइम खराब करे शुरू करते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। क्या होता है जब लोहे का तवा, तसला या फिर कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। क्या होता है जब अंगूर का किण्वन यानी कीड़े लगना हो जाता है। क्या होता है जब भोजन पकाया जाता है। क्या होता है जब हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। क्या होता है जब हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों पर विचार करना है। ठीक है, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ पहले थी वो बदलकर अब कुछ और बन चुकी है, और उसको वापस हम कन्वर्ट नहीं कर सकते उसकी पहली वाली अवस्था में। जैसे कि बात करते हैं, शरीर जो भोजन को पचा लेता है, अब जो खाना पच चुका है वो तो पच चुका है, वापस तो वो खाना बन नहीं पाएगा, है ना। इसी प्रकार से भोजन जो पकाया जा चुका है वापस वो कच्चा बन नहीं पाएगा। तो ऐसी बात कर रहे हैं भी। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति जो पहले थी, प्रारंभ में जो वस्तु थी उसकी जो प्रकृति है, जो नेचर है, तथा उसकी जो पहचान है वो कुछ ना कुछ बदल जाती है। ठीक है, पदार्थ के भीतर पदार्थ के पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पदार्थ के भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आगे जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब इसको कैसे जानते हैं आगे देखते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है ना। क्या मतलब है रासायनिक अभिक्रिया का। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, आगे इसके बारे में जानेंगे भी। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा इसका बारे में जो है निकला है इसका वो पढ़ेंगे सिर्फ, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्रियाकलाप आप खुद पढ़ लेना, मुश्किल नहीं है। यहाँ से पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। ये चमकदार श्वेत लोह है, यहाँ पे क्या है, इसके जो चिमटे से पकड़ रखा है ये मैग्नीशियम है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम रिबन, और ये है चमकदार लोह। इससे क्या हो रहा है, इसका दहन हो रहा है, यानी जल रहा है। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह, लो मतलब आग, के साथ मैग्नीशियम रिबन यानी मैग्नीशियम का टुकड़ा उसे बोलता है रिबन, मैग्नीशियम रिबन, उसका दहन होता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जा रहा है ना। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड है। सबसे पहली बात, एक बात याद रखेंगे कि अगर किसी भी चीज़ को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या उससे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके पीछे क्या आता है, ऑक्साइड। ठीक है, हमेशा क्या आएगा, उसके पीछे ऑक्साइड आएगा। जैसे कि मैग्नीशियम को जलाया एयर की प्रेजेंस में यानी एयर की उपस्थिति में, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है जो सफ़ेद चूर्ण निकलता है मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर। आगे बढ़ते हैं। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम कब बनता है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के, जो मैग्नीशियम का रिबन था उसके बीच जो अभिक्रिया हुई है उसके कारण बनता है। ये क्या बनता है, श्वेत चूर्ण मैग्नीशियम का। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए 3 क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण यानी कि जांच
निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से, यानी इन सब जो हमने ऑब्जर्व किया है इनकी सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब वो ये बातें हैं कुछ जिनसे हमें पता लगता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। तो पहली बात क्या है, अवस्था में परिवर्तन। ठोस, द्रव, गैस, ये सब अवस्थाएं होती हैं, तो अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। रंग में परिवर्तन, कलर चेंज हो जाता है उसका। गैस का निकासन, निकास या उत्सर्जन, या तो गैस बनती है या फिर गैस उसमें से गैस निकलती है। जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, गैस निकलेगी, उत्सर्जन होगा यानी पैदा होगी, निकास यानी निकलना। तापमान में परिवर्तन, तापमान बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, ज़्यादातर तापमान बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमें चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना। और हम अपने आसपास ध्यान दें ना तो हम पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हमारे चारों तरफ होती रहती है, कभी न कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। प्रतीकात्मक निरूपण का मतलब क्या होता है कि प्रतीकों द्वारा अभिक्रिया को दिखाना। एक कैसे करते हैं, बस अगले ही पॉइंट में हम सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ठीक है। तो आप जान चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है ना। जहाँ पे ये सब बातें होंगी वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो 1.1 रासायनिक समीकरण, ये पक्का कम से कम 4-5 नंबर का आता है समीकरण बनाना। तो शुरू करते हैं और ध्यान से पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। विवरण मतलब होता है उसके बारे में बताना। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। ये वाक्य है यहाँ से लेकर यहाँ तक। जो अभिक्रिया हुई है उसको हमने लिखा हुआ है एक वाक्य में। ठीक है। एक वाक्य में लिखा है इस अभिक्रिया को, जो अभिक्रिया हुई थी। तो वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है ना। कितना लंबा हो गया, यहाँ से शुरू हुआ ये और ये इतना लंबा बना है। ये अभिक्रिया है जो हमने वाक्य के रूप में लिखी, यानी वाक्य के बना के कि ये होता है तो ये हो जाता है ना, ये वाक्य बन गया। तो कितना लंबा हो गया ये। तो इसे संक्षिप्त यानी छोटे रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ठीक है। शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार बनेगा कि यहाँ पे है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक बात और, जो हमारे उल्टे हाथ की तरफ होता है उसे बोलते हैं अभिकारक, यानी जिनसे हमारा फाइनल जो होता है उत्पाद बनता है उसे बोलते हैं अभिकारक। और जो सीधे हाथ की तरफ होता है इसे बोलते हैं उत्पाद। ये वाली बात याद रखनी है, याद रखनी है, याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उल्टे हाथ की तरफ जो है उसे क्या बोलते हैं अभिकारक, जो सीधे हाथ की तरफ है उसे क्या बोलते हैं उत्पाद। ठीक है। तो अभिकारक में, यानी कि इस तरफ अभिकारक में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है ना। इन दोनों को मिलाकर रासायनिक परिवर्तन हुआ है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है। ये वाली बात याद रखनी है, बहुत कम आएगी आगे। ठीक है। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। देखा होगा आपने यहाँ पे कि जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसको हम दिखाते हैं एक तीर का निशान लगाकर कि किस तरफ हुई है, कि क्या बना है ना, इन दोनों से ये बना है। तो बीच में एक एरो लगाते हैं। ठीक है। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में है ना, अभिकारकों के उत्पाद, जो अभिकारक था उससे उत्पाद बना था है ना। अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन, जो अभिकारक हैं
उनका परिवर्तन हुआ है उत्पाद में, तो उन उत्पाद में परिवर्तन को उनके माध्यम, उनके मध्य है ना, उनके मध्य उनके बीच एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। ठीक है। अभिकारक के बीच योग, यानी कि अगर हमेशा क्या होगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो एक के तो बीच में होगी नहीं, हमेशा एक से ज्यादा चीज मिलेगी तभी तो एक चीज बनती है ना। तो उन दो के बीच में क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है। तो प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी HLHS लिखा जाता है ना, प्लस का साइन लगाकर फिर उन्हें लिखा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग यानी कि प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर यानी RHS यानी कि राइट हैंड साइड लिखा जाता है। ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या था, यहाँ तो सिर्फ एक ही बना था, तो आगे क्या होगा, जब बड़े बड़े इक्वेशन बनेगी, बड़े बड़े समीकरण बनेंगे, तो यहाँ पर भी देखेंगे आप प्लस का चिन्ह बीच में, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह आता है। तो कई बार गैस निकलती है, हीट निकलती है और एनर्जी निकलती है यानी ऊर्जा निकलती है, तो उसके लिए भी आता है प्लस का निशान। आगे बढ़ते हैं। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हुई है। ठीक है। आगे आते हैं रासायनिक समीकरण लिखना। अब आते हैं रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं। ठीक है। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि हो सकती है। सबसे पहले हमने कौन सी विधि पढ़ी थी कि वाक्य के रूप में रासायनिक समीकरण को लिखना है ना। उसके बाद क्या पढ़ा, शब्दों के रूप में रासायनिक समीकरण को लिखना। अब उससे भी छोटी एक विधि है, वो कौन सी है, हाँ भाई हो सकती है। कौन सी विधि है वो है शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त यानी अधिक छोटा तथा उपयोगी बनाया जा सकता है ना। बहुत ही छोटे से यहाँ पे क्या लिख दिया, कुछ वर्ड लिख दिए और बहुत छोटा हो गया है। पहले वाक्य के रूप में कितने लाइनों में बड़ा बड़ा था, है ना, फिर वर्ड शब्दों के रूप में लिखा, वो कितने बड़े थे, ये तो बहुत छोटा हो गया है ना। तो उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। जो रासायनिक समीकरण होता है वो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको दिखाता है। वो तो पहले भी हो रहा था, वो अब भी हो रहा है, इसमें कोई बात थोड़ी है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र यानी कि यहाँ पे तीन चीजें हैं, क्या क्या, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर इनकी दोनों की अभिक्रिया होने की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र को स्मरण करें जो पहले बना था, हमने बनाया था, एक पहले बनाया वाक्य में, फिर बनाया हमने शब्दों में। तो उत्पाद शब्द मतलब उत्पाद शब्द क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उत्पाद उपरोक्त शब्द सॉरी उपरोक्त यानी ऊपर दिए गए शब्द, उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है ना। जो ये तीन वर्ड है यहाँ पे, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर हमें इनकी भाई इन दोनों से ये बना है, इसको हम दिखाते कैसे हैं सूत्र में, तो उसका सूत्र ये है। इन सब के अलग अलग प्रतीक चिन्ह होते हैं, आपने 9th क्लास में याद किए होंगे कि Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम, O2 को बोलते हैं ऑक्सीजन और Mg2 को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीर के निशान के बाईं ओर यानी कि बाईं ओर यहाँ इस तरह बोल रहा है, राइट हैंड साइड, तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर, तो दोनों की बात कर रहा है। ये तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। यहाँ पे भाई एम परमाणु जो मैग्नीशियम है उसका एक है परमाणु, है ना, यानी एक हो गया इस तरफ। फिर ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, तो दो हो गए। अब एरो इस तरफ MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या कितने परमाणु है, एक है, तो भाई यहाँ तीन हो गए और यहाँ एक, ये तो बराबर नहीं है ना, ये तो बराबर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान है, नहीं है भाई। जो जो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि दाईं तरफ क्या है, सॉरी बाईं तरफ क्या है, तीन है परमाणु, और दाईं तरफ क्या है, यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तीन परमाणु है, और राइट हैंड साइड क्या है, सिर्फ एक परमाणु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि
है तो समीकरण संतुलित है। अगर दोनों तरफ 3-3 होता या 1-1 होता तो समीकरण संतुलित होता। यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। ठीक है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, इसलिए, है ना, इसलिए वो संतुलित नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? फिर से पढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। ठीक है, ये क्या है? ये ढांचा समीकरण है। इसे हम बोलते हैं ढांचा समीकरण, जो संतुलित नहीं होता। ठीक है, अब आगे आते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। एक संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है वो देखते हैं। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जो 9th क्लास में पढ़ा था, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था, है ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, चाहे कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया करवा लीजिए, उसके अंदर ना तो द्रव्यमान का विनाश होगा ना ही निर्माण होगा, उतना ही वेट रहेगा उसका। ठीक है, और उतना ही परमाणु संख्या। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों की कुल द्रव्यमान, जो कुल द्रव्यमान है ना, कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगी। कहना क्या चाहता है? कहना यह चाहता है कि ये बनाया मैंने एरो, इस तरफ हमारे अभिकारक होते हैं, है ना, इस तरफ होते हैं हमारे उत्पाद। तो अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान सेम होना चाहिए। ये बोलता है हमारे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। अब आसान भाषा में, दूसरे शब्दों में, रासायनिक अभिक्रिया के पहले उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। ठीक है, परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यहाँ पर परमाणु संख्या समान नहीं है। ये क्या है? कंकाली समीकरण। जो समीकरण संतुलित नहीं होता उसे हम बोलते हैं कंकाली समीकरण। तो और जो 9th क्लास तुमने पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसके अनुसार क्या होता है? वेट बराबर होता है ना, ना ही निर्माण होगा ना ही विनाश होगा। तो इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? 1.2 में जो लिखा हुआ है, कौन सा वाला? ये भाई 1.2 में कौन सा? ये वाला है। तो ये तो समीकरण संतुलित नहीं है ना। यहाँ पे 3 आ रहे थे और एरो के बाद में कितने? सिर्फ एक ही है परमाणु, यहाँ तो एक ही है ना सिर्फ। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिर्फ एक परमाणु है, और यहाँ पे मैग्नीशियम के 3 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। सॉरी, मैग्नीशियम का 1 है और ऑक्सीजन के 2 हैं। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया ना। इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। जो हमने 1.3 में क्रियाकलाप देखा था, उसमें ये शब्द समीकरण है और ये उसका सूत्र समीकरण है। ठीक है, ये रहा। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। वो ये रहा। तो आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या संतुलित करें। तो हम इस वाले समीकरण को संतुलित करेंगे। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं आगे। अब जो यहाँ पे ये कर रखा है, ये तो भाई बहुत डिफिकल्ट सा है, तो मैंने एक आसान तरीके से इसको बताया है, तो मैं उससे समझाऊंगा। तब तक यहाँ देख लेते हैं कि पहले क्या करना है। पहले यहाँ पे करना है ये कि जितने भी तत्व होंगे एक समीकरण में, उसको ऐसे लिख लेंगे, और अभिकारक की तरफ यानी LHS में जो परमाणु की संख्या होगी वो ऐसे लिख लेंगे उसके सामने, और जो उत्पाद में होगी वो लिख लेंगे तो उसके उसी के सामने। ठीक है, जैसे जिंक हमारे पास एक है ना, यहाँ पे क्या है? जिंक। जिंक यहाँ पे सिर्फ एक ही तो है,
तो हमने, और यहाँ पे जिंक कितने हैं, यहाँ भी एक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी जिंक अभिकारक में एक है और उत्पाद में भी एक ही जिंक है। ऐसे ही ऑक्सीजन की बारी आती है, यहाँ पर ऑक्सीजन चार चार परमाणु हैं और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ भी चार हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, ऑक्सीजन के चार परमाणु यहाँ भी लिखे हैं और चार परमाणु परमाणु यहाँ भी लिखे हैं। ठीक है, तो पहले ऐसे एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे। चलिए ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने टेबल दिखाई दी वो टेबल को ऐसे लिख लेंगे। ये तरीका है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में जो तरीका दिया हुआ है ये वो तरीके से मैं बता रहा हूँ। आगे से शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 में क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो हमारे इस तरफ अभिकारक हैं और इस तरफ उत्पाद हैं, इनको सिर्फ बॉक्स में बंद कर लेंगे। कर लिया, ये कुछ स्टेप है इसमें, ठीक है, तो कुछ खास नहीं है, यहाँ से काम करते हैं शुरू। अब स्टेप 2 में क्या करना है, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाओ। तो बना ली, किस तरफ, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की सूची बनाओ। बना ली भाई, ठीक है, FHO था, FHO था, FeH2O, Fe3O4 और H2, हम ठीक है, हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले बॉक्स से बंद किया, कर लिया सूची, क्योंकि यहाँ पे 3 ही है, एक Fe है, एक H2 है, एक O है, और यहाँ पे कोई चौथा नहीं है, तो बना लिया। आगे बढ़ते हैं, अब ये हो गया, कुछ नहीं करना, पहले क्या किया हमने, पहले बॉक्स से बंद किया, स्टेप 1 खत्म। फिर सूची बनाई कि LHS में कितने कितने परमाणु संख्या है और RHS में कितने परमाणु संख्या है, सूची बन गई। ये हो गया स्टेप 2, इसमें कुछ खास नहीं हुआ अभी, ठीक है। अब आती है स्टेप 3, इसमें थोड़ी सी काम की बात है, ये पढ़ते हैं। अभिकारक हो या उत्पाद, अधिक परमाणु वाले यौगिक चुनिए जिसकी परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा होगी। सबसे पहले हम वो चुनेंगे, इस आधार पर हम Fe3O4 के ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। चुन लिया जी ऑक्सीजन तत्व को। तो ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में कितने थे, एक अभिकारक में, ठीक है, और उत्पाद में कितने थे, 4। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभिकारक में एक था और उत्पाद में 4 थे। अब हम इन दोनों को कर देंगे संतुलित। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या और यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे, बस सिर्फ 4 से गुणा कर देंगे। तो अब क्या बनता है, हमने 4 से गुणा कहाँ पे करी है, H2O में, ठीक है, H2O में। अब ये कैसे बन जाएगा, क्योंकि H2O में 4 से गुणा कर दी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करना है, अब अगला परमाणु देखते हैं। अगला परमाणु देखा हमने, हाइड्रोजन के परमाणु। प्रारंभ में हाइड्रोजन के परमाणु कितने थे, कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, 8 हो गए। अब 8 कैसे हो गए भाई, 2 जो हैं H के पास है और 4 यहाँ से आ गया, तो 4 दूनी हो गया 8। तो हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए, 8 हो गए। और उत्पाद में यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2 हैं, ठीक है भाई। अब इनको बराबर करना है, बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पे तो 8 है, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं 4 से गुणा, तो हो जाएंगे 8। अब मैंने 4 से गुणा कहाँ पे करी है, मैंने 4 से गुणा करी है H2 यानी हाइड्रोजन के अंदर ही कर दी है, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दी, एक दिक्कत, 2 दिक्कत खत्म हो गई। अब बढ़ते हैं आगे स्टेप नंबर 5 पे। अब आती है बारी लोहे की, यानी Fe यानी फेरस। तो प्रारंभ में अभिकारक के अंदर Fe कितना है, 1 है, और उत्पाद में Fe कितना है, 3 है ना, यहाँ पे देखा था कितना है, 3 है Fe, और यहाँ पे कितना है अभिकारक में, 1 है और 3 है। तो उसे कैसे करेंगे संतुलित, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर भी कहाँ पे गुणा करेंगे, Fe के अंदर, तो Fe के अंदर 3 से गुणा कर दी, ठीक है। 1 2 3 हमने काम करे हैं, बस संतुलित किया है, 1 को उठा लिया है और संतुलित कर दिया है। तो ये आगे देखते हैं स्टेप से 6। अब संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं का परिकलन करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे Fe कितने हैं, 3 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 3 हो गए। अब यहाँ पे संख्या कितनी है परमाणुओं की, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 दूनी 8 हैं हाइड्रोजन के, ये हैं Fe के, ये हैं हाइड्रोजन के,
और ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 हैं ऑक्सीजन के। अब इस तरफ क्या है? एफ के कितने हैं? 3 है। तो हमारा पहला वाला सही हो गया। ठीक है। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 हैं, मतलब कि हमारा ये वाला भी सही हो गया। और हाइड्रोजन पे कितने हैं? 8 हैं, तो हमारा ये वाला भी सही हो गया। ठीक है, इसको ऐसे चेक चेक करना है। आगे बढ़ते हैं। अब एक 7वां स्टेप है, उसमें क्या करना होता है कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। कि भाई जो एफ है वो लोहा होता है, O2 है वो गैस होती है, तो उसके बगल में हम गैस से जी लिख देते हैं। ठीक है। और द्रव मतलब लिक्विड, जलीय मतलब ऐसा पदार्थ होता है जो अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित हो, वहां पे आता है एक्वस, कि वो मिला हुआ हो उसके अंदर। ठीक है, कुछ भी जो लिक्विड हो उसमें मिला हुआ हो। ठीक है, जल, जल में जब घोल के रूप में उपस्थित हो। आगे आता है ठोस मतलब सॉलिड। ठीक है, जैसे यहाँ पे एफ है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सॉलिड। ठीक है। और यहाँ पे गैस है तो यहाँ पे लिख दूंगा गैस, जी लिख दूंगा। हाइड्रोजन गैस होती है तो उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, इसे देखना और कोई दिक्कत आए तो बताना। बड़े ही आसान तरीके से मैंने बताया है कि किसी क्वेश्चन को कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, बाय बाय।